अ, अ, मुझे खुशी है कि आप सबसे मुलाकात हो रही है, वर्चुअली ही सही। और आप लोग इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। मेरी भाषा अगर कठिन लगे हिंदी, तो आप मुझे रोकेंगे और मैं उसको सरल करके दोबारा बोलने की चेष्टा करूँगा। और आप कभी भी बीच में मुझे रोक सकते हैं, श्वेता को बोल सकते हैं या खुद रोक सकते हैं, तो मैं रुक जाऊँगा। मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया है कि यही करना है। जितना आसानी से हो जाएगा 1 सवा घंटे में उतना करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों की इच्छा हुई और आपको लगा कि इसमें कुछ और गहराई में जाना है, कर सकते हैं, जभी भी आपकी इच्छा हो। इसलिए आप बिल्कुल अ, मतलब कंफर्टेबल होके, सहज होके बात को सुनें और जहाँ आपको प्रश्न हो, आप कर सकते हैं। वैसे मैं प्रश्न बाद में लूँगा, लेकिन अगर कोई बहुत ऐसी बात हो कि आपको आगे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप रोक कर के उस समय भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हिंदी सबको समझ में आती है ना? मैं उड़िया उड़िया में बोल सकता तो मैं उड़िया में बोलता, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा और इसलिए हिंदी समझ में आती है ना सबको? जी सर। ठीक से? हाँ, ठीक है। तो मुझे खुशी है कि क्योंकि मैं कभी भी जो लोग इसमें रुचि रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमको हमेशा अच्छा लगता है कि उनसे बात करें और इन बातों को हम जो मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस से निकला हुआ है, उसको दूसरे लोग भी उसको जाँचें कि ये बात उनको ठीक लगती है या नहीं लगती है। और अगर ठीक लगती है, तो उसको आगे बढ़ाएँ। तो श्वेता जी ने कहा कि मैं अपना परिचय दूँ, तो परिचय इतना ही है कि हम पहले तो वही सब काम-धंधा जैसे लोग करते हैं, आईआईटी से पढ़ कर के वो सब किया कुछ साल और मेरे उसमें मन नहीं लगा, मेरा मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। मुझे वो बहुत बोझ लग रहा था कि ये मेरे जो नेचर है, स्वभाव है, हमारी जो प्रवृत्ति है, उससे वो काम-धंधा मैच नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और करूँगा और बहुत लंबा मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि समय नहीं है। तो मेरे को पहाड़ों में रहने का मन था और मैं कुछ ध्यान वगैरह करता था। बुद्धिज़्म से निकली हुई एक पद्धति है विपश्यना, उसमें मैं थोड़ा रुचि मेरी बन गई थी और उसमें अध्ययन स्टडी भी करना था और प्रैक्टिस भी करना था। तो उसी सिलसिले में हम आ गए पहाड़ों में और मसूरी आ गए और बस उस समय इतना ही सोचा था कि यहाँ रहेंगे और अपना अध्ययन करेंगे और ध्यान करेंगे और छोटा-मोटा बीच में कुछ कंसल्टेंसी टाइप कुछ कर लेंगे ताकि आजीविका चल सके। लेकिन यहाँ आने के बाद हम गाँव में पास के गाँव में मेरा जाने का मन करता था कि देखें कि यहाँ गाँव पहाड़ के गाँव के लोग उनका मकान कैसे हैं, उनका आर्किटेक्चर कैसा है, उनका खान-पान कैसा है, वो कैसे लोग हैं। तो थोड़ा घूमने का मन करता था, तो हम बीच-बीच में चले जाते थे। तो जब 5-7 बार गए तो लोगों को से थोड़ा जान-पहचान हो गई। तो उन लोगों का ये कहना था कि देखिए हमारे गाँव में स्कूल नहीं है, सरकारी, गैर सरकारी कोई भी स्कूल नहीं है और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप अगर इनको पढ़ा दें 2-4 घंटे तो हम बड़ी आपका एहसान मानेंगे। तो हम सोचे कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो हमने बोला ठीक है आप एक जगह दे दीजिए और मैं आ जाता हूँ, मैं और मेरी पत्नी। तो हम लोग जाने लगे वहाँ पे। उन्होंने एक हॉल सा छोटा-सा कमरा दे दिया और हम लोग जाने लगे वहाँ पे बच्चे आते थे, हर उम्र के बच्चे आते थे। और हम पढ़ाने लगे जो भी हमको लगा पढ़ाने में कौन-सी बड़ी बात है एबीसी, क, ख, ग, 1, 2, 3 ये सब पढ़ाएँगे, किताब पढ़ाएँगे। तो हमको तो कुछ आइडिया नहीं थी उस समय। मैं इसी को शिक्षा मानता था। तो पढ़ाने लगे तो 2-4 महीने, 5 महीने के बाद जब गाँव के लोगों से थोड़ी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, वो लोग हमारे साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, हम भी कंफर्टेबल हो गए। तो वहाँ की महिलाओं ने कहना शुरू किया कि ये शिक्षा तो हमारे बच्चों को बर्बाद कर देती है।
मतलब हमारे स्कूल की बात वो नहीं कर रहे थे, वो जनरल बात कर रहे थे कि जो बच्चा पढ़ लिख लेता है वो बर्बाद हो जाता है। तो हमको ये बात थोड़ी अजीब लगी। भाई उन्होंने ही कहा कि पढ़ाओ हमारे बच्चों को, और अब वही लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को बर्बाद कर देती है शिक्षा। तो मैं समझा नहीं शुरू शुरू में, फिर धीरे धीरे समझ में आया। उनका कहने का मतलब ये था कि जो बच्चा स्कूल में 4-5 साल घुस जाता है, रह जाता है, उसके मन में एक भाव आ जाता है। क्या भाव आ जाता है? कि मैं कुछ बड़ा आदमी हो गया हूँ। और ये जो मेरे माँ-बाप हैं, जो स्कूल नहीं गए, जो हाथ से काम करते हैं, खेती करते हैं, कारीगरी करते हैं, पशुपालन करते हैं, गाय देखते हैं, भैंस देखते हैं, भेड़-बकरी देखते हैं, ये लोग छोटे लोग हैं, ये लोग बैकवर्ड हैं, ये लोग पिछड़े हैं, और मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ। और वो ये काम, हाथ के काम को छोटा मानने लगता है। और उसका एक सपना बन जाता है कि मैं शहर वाले जैसा बनूं, और मैं कोई डेस्क पे बैठ के काम करने वाला क्लर्क टाइप का कुछ काम करूं, बाबूगिरी वाला काम करूं, ऐसा कुछ उसमें मन में आ जाता है, लड़की के भी लड़का के भी। तो वो लोग जब ये भाव आता है तो वो अपने घर के जितने भी काम होते हैं, और उनका सिर्फ काम नहीं पर उनकी बोली भाषा, उनका पहनावा, उनके तरीके, उस सबको वो बैकवर्ड पिछड़ा मानने लगता है। भाषा को भी पिछड़ा मानने लगता है। और वो पहले तो वो सबका एक अट्रैक्शन हो जाता है बिना जाने समझे अंग्रेजी की तरफ, कि हमको भी बहुत अच्छी अंग्रेजी आए। अंग्रेजी आने में नुकसान कुछ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी भाषा को छोटा मानने लगते हैं, वहां वो नुकसान है। और अपनी भाषा को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, वो नुकसान, वो बहुत बड़ा नुकसान है। उस पर मैं थोड़ा और बात करूंगा बाद में। तो ये सब हमको दिखने लगा, और हमको लगा कि ये पढ़ाई तो कॉन्फिडेंस देनी चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई से इसमें आत्मविश्वास आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ाई के नाम पे दे रहे हैं, इससे बच्चे में एरोगेंस तो आता है, घमंड तो आता है ना, एक तरह का अहंकार तो आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं दोनों में फर्क कर रहा हूं। हम बहुत ज्यादा अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस जो है वो हमको सहज बनाता है। एरोगेंस जो है वो दूसरे को छोटा, हमको बड़ा बनाने का, हमको ऐसा लगने लगता है कि हम बड़े बन गए, वो सब छोटे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं होता। और दूसरा जो होता है इस तरह की पढ़ाई से, कि एक तरफ अहंकार और दूसरी तरफ आप अपने जो भी आपका अपना है, बोली भाषा, पहनावा, खान पान, उठना बैठना, वो सबको आप बैकवर्ड मानने लगते हैं, पिछड़ा मानने लगते हैं। तो अंदर में कहीं एक चोर घुस जाता है कि आप अपनी असलियत को छुपाने लगते हो, उसको, उस पे पर्दा डालने लगते हो, और आप जिसको आपने मान लिया कि ये डेवलपमेंट है या ये फॉरवर्ड है, उसका आप नकल करने लगे। तो एक चीज को आप छुपाते हो, उसके प्रति आपका एक तरह का शर्म का भाव पैदा होता है, और जो चीज आपकी नहीं है उसको आप बिना जांचे परखे सोचे समझे नकल करने। और इस नकल कर, जितना ज्यादा अच्छी नकल करते हैं उतना ज्यादा अहंकार आता है। जितना ज्यादा अच्छी तरह नकल करते हैं उतना अहंकार आता है, कॉन्फिडेंस नहीं। मैं थोड़ा फर्क कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस ये है कि हम अपनी चीज को स्वीकार करके उसमें जो भी ठीक करना है उसको ठीक करेंगे, लेकिन अपनी चीज में शर्म नहीं आती, उसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल, मेरा रिश्ता होता है, उसमें शर्म नहीं आती। हो सकता है उसमें कुछ चीज ठीक नहीं हो, उस कोई दिक्कत नहीं, उस चीज को जो ठीक नहीं है उसको हम ठीक करेंगे, लेकिन उससे शर्माना नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। तो हमने देखा ये है, ये बात जो महिला लोग कह रहे हैं शिक्षा के बारे में, वो बात सही है। ये हमको दिखने लगा, थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे धीरे धीरे दिखाई देने लगा। और जब ये दिखाई देने लगा तो मुझे फिर ये हुआ कि करें क्या। ठीक है, दिख तो रहा है, पर ये कैसे, क्या करें। तब उसी से, वहीं से ये मेरी जो अपनी यात्रा है वो शुरू हुई। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरा मुलाकात भी हो गई,
और उनसे मुलाकात हुई तो उनसे बहुत कुछ समझने को भी मिला। ये सारे प्रश्न उनसे डिस्कस किए। फिर उन्होंने हमको बोला कि आप थोड़ा पुराने गांधी जी को पढ़ो। पुराने गांधी जी का मतलब जो उन्होंने शुरू के दिन में लिखा है, 1908, 1909, 1911, 1912, 1915, 16, 17, उस शुरू के समय में जो गांधी जी ने लिखा है और बोला है, उसको आप देखो। और भी बहुत चीजें हमको पता चली, उसके अगेन हम विस्तार में अभी नहीं जाएंगे। तो उधर से मेरी यात्रा शुरू हुई और मुझे बहुत चीजें समझ में आने लगी। जैसे ये समझ में आया कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे 250 साल पहले, मान लीजिए वो यहाँ आए, जब उन्होंने यहाँ पे राज करना शुरू किया भारत में, तो उन्होंने थोड़े दिन के बाद एक शिक्षा भी अपनी लेके आए। हमारी जो पुरानी शिक्षा चलती थी गांव-गांव में, उसको खत्म किया और अपनी शिक्षा पद्धति को उन्होंने स्थापित किया। वो जो अपनी शिक्षा पद्धति को स्थापित किया, उससे ये जो प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी चीजों को कम के प्रति शर्म आती है हमको, हमारी भाषा के प्रति, हमारी पोशाक के प्रति, हमारे रीति रिवाज के प्रति, ये शर्म उस समय से शुरू हुई और हम नकलची बन गए। ये बात हमको धीरे धीरे समझ में आई, क्योंकि गांधी जी का एक जगह पढ़ा, कई जगह उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे घर और स्कूल के बीच का दूरी बहुत बढ़ा दिया है। उसके पहले, अंग्रेजों के आने के पहले ये नहीं था। कहने का मतलब क्या कि घर में बच्चा अलग भाषा बोलता है, वो उड़िया बोलेगा, बंगाली बोलेगा, हमारे यहाँ गढ़वाली बोलेगा, जौनपुरी बोलेगा, जो भी भाषा आपकी घर की बोली भाषा है वो बोलेगा। और स्कूल में जाकर के वो दूसरी भाषा बोलने लगता है, घर वाली भाषा स्कूल में नहीं बोलता है। तो घर की भाषा अलग हो गई, स्कूल की भाषा अलग हो गई। घर में वो कुछ और तरह के कपड़े पहनता है, यानी आप सोचिए 100-125 साल पहले हम लोग क्या कपड़े पहनता होगा बच्चा? लुंगी पहनता होगा, धोती पहनता होगा, कुछ इस तरह की चीज पहनता होगा ना। लड़कियां होंगी तो साड़ी टाइप की कुछ चीज पहनती होंगी। अभी स्कूल में जाने की ड्रेस हो गई, पैंट है, कमीज है, उस समय भी यही हो गया। और लड़कियों को स्कर्ट पहनना है या कुछ और पहनना है। तो घर की पोशाक अलग हो गई, स्कूल की पोशाक अलग हो गई। उसी तरह घर में कैसे बैठता है आदमी? 100 साल पहले तो सोचिए, हम लोग के घर में कुर्सी उर्सी नहीं होती थी 100 साल पहले। हमारे बड़े बड़े लोग, राजा वाजा भी पाँव को जिसको बोलते हैं ना, दोनों पाँव को समेट के धरती पे बैठते थे या कोई तखत पे बैठेंगे, लेकिन पाँव साथ में रख के आलथी पालथी मार के बैठेंगे। बच्चा जब स्कूल जाने लगा तो बेंच पे बैठने लगा, तो पाँव लटके हुए हैं। तो आप हर तरह से देखेंगे तो घर का तरीका, घर की भाषा, घर का पहनावा, हर चीज स्कूल से अलग। तो घर और स्कूल के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, बहुत बड़ी दूरी हो गई। और ये दूरी, उस समय गांधी जी कहते हैं, ये दूरी की वजह से बच्चे के मन में एक भाव आ गया कि मेरा घर ठीक नहीं है, मेरे घर में जो कुछ होता है वो ठीक नहीं है। अगर मेरी माँ गोबर उठाती है तो वो गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है ना। तो ये सेंस आने लगा, किसी ने बिना बोले ये सेंस आने लगा। और ये सेंस से क्या होता है, हम कमजोर हो जाते हैं, हम अपने को छोटा मानने लगते हैं। ये बात हमको धीरे 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 धीरे, और भी इसका विस्तार है, पर ये मुझे मोटा मोटी ये समझ में आने लगा। तो हम लोगों ने वहीं से ये सोचते 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 फिर हमको लगा कि ये काम करना चाहिए जिस पे मैं आज बात करूंगा। वो है स्थानीय परिवेश। परिवेश का मतलब आप समझते होंगे, परिवेश मतलब एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। जो आपका आसपास का परिवेश है, उसको हम केंद्र में रख के, उसको हम फोकस में रख करके, और जो हमको पढ़ाना है वो हम पढ़ाएं। जैसे देखिए, जैसे टेक्स्ट बुक है आपका, आपकी टेक्स्ट बुक क्या है? दो होती है, दो चीजें होती है, एक होता है मीन्स और दूसरा होता है एंड। मीन्स मतलब माध्यम या तरीका, साधन,
और दूसरा होता है वो साधन आप यूज करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, वो आपका एंड हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य हो गया। जैसे आप सड़क से आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है स्कूल, और सड़क क्या है, माध्यम है ना। सड़क के से होकर के सड़क को आप यूज कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन हो सकता है आप बिना सड़क के भी आप स्कूल पहुंच सकते हैं कोई और तरीके से। तो माध्यम एक चीज होती है, मीन्स, और एंड दूसरी चीज होती है। एंड वो है जहां हमको पहुंचना है, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर रखना चाहिए दिमाग में, कभी भी कुछ भी हम करें, कि मीन्स अलग चीज है, एंड अलग चीज है। जैसे पैसा है, पैसा है ना, पैसा बताइए मीन्स है कि एंड है? I think means इट इज मीन्स है, क्योंकि पैसे को आप खा नहीं सकते, पैसे को आप पहन नहीं सकते, पैसे पे आप लेट नहीं सकते, पैसे में आप रह नहीं सकते। आपको जो कुछ अपने लिए चाहिए, चाहे वो भोजन हो, कपड़ा हो, मकान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो जो चाहिए वो पैसे से आपको मिल सकता है। तो पैसा क्या है, मीन्स है, एंड नहीं है। तो ये फर्क हमको रखना चाहिए हमेशा दिमाग में। अब मैं किताब पे आता हूं, टेक्स्ट बुक पे, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक मीन्स है कि एंड है ना, ये means सोचना चाहिए हमको। मीन्स है, क्या चीज का मीन्स है? हमको ज्ञान, नॉलेज चाहिए, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हम किताब का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर किताब ना हो तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते, तभी भी हम पढ़ सकते। किताब से सुविधा हो सकती है, लेकिन बिना किताब के भी हम हमारा ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैथ्स 2 और 2 4 सीखना है, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई टेक्स्ट बुक हो। आपको हिंदी, बंगला, उड़िया सीखना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी टेक्स्ट बुक से सीखें। आप माँ बाप से बात करके, टीचर से बात करके, अखबार पढ़ करके, कोई मैगजीन पढ़ करके भी आप सीख सकते हैं। कोई कहानी का किताब देख करके भी आप सीख सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है ऐसा। तो किताब हमेशा ही मीन्स है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमको जब ये बात समझ में आई तो मैंने कहा कि किताब को थोड़ा अलग कर देते हैं, और जो लोकल एनवायरनमेंट है, स्थानीय परिवेश है, उसको हम सेंटर स्टेज में ले आते हैं। उसको हम उसी पे फोकस करके हम जो भी हमको समझना है, जो भी हमको सीखना है, उसके थ्रू सीखेंगे, किताब के थ्रू नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि किताब में बहुत सीमित हो जाता है आदमी, और किताब हमारी दुनिया से अलग की दुनिया की बात करती है। जबकि हम लोकल को अगर केंद्र में रखते हैं तो वो हमारी दुनिया है, हम उससे फेमिलियर हैं पहले से, हमारी उससे जान पहचान है पहले से, तो हमारी उससे एक रिश्ता है, पहले से रिश्ता है बच्चे का, इसलिए वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा उसमें। और साथ साथ में ये जो शर्म होती है अपनी चीज को लेके, वो शर्म भी दूर होगी। तो हमने लोकल को प्राथमिकता देना शुरू किया। अब लोकल क्या है? तो लोकल मोटे तौर पे, ब्रॉडली स्पीकिंग, दो तरह का लोकल है। एक लोकल है कल्चरल लोकल, सांस्कृतिक लोकल। उसमें क्या आएगा? उसमें हमारी बोली आएगी, जो बोली भाषा हम बोलते हैं। उसमें हमारी गीत आएंगे, उसमें हमारी कहावतें आएंगी, उसमें हमारे मुहावरे आएंगे, उसमें हमारे दोहे आएंगे, चौपाइयां आएंगी। वो सब हमारे कल्चरल परिवेश की बात है। मतलब सांस्कृतिक परिवेश में सबसे प्रमुख कोई चीज है तो भाषा, बोली है। उसके बाद क्या आता है? आपके यहाँ बहुत मेला होता होगा, कोई आपके यहाँ कोई त्योहार होता होगा, आपके यहाँ कोई उत्सव होता होगा। आप लोग जब खेती करते होंगे बच्चे, तो खेती के पहले कोई उत्सव होता होगा, जब फसल काटते हैं उस टाइम कोई उत्सव होता होगा। तो ये बहुत सारे फेस्टिवल्स है, उत्सव होते हैं हमारे यहाँ, जगह जगह अपने अपने तरीके से। वो फेस्टिवल्स जो है
वो सब के सब कल्चरल परिवेश की बात है। आपके यहाँ कुछ खास खाने में बनता होगा जो दूसरी जगह नहीं बनता है, आप ही के यहाँ बनता है। ऐसे कोई ना कोई चीज जरूर होगी, 1, 2, 10, 15 ऐसी चीज होती है जो अलग अलग ओकेजन में बनती है, वो भी कल्चरल है। आपके यहाँ गीत होते होंगे लोकल, वो गीत कल्चरल है। आपके यहाँ नाच होता होगा, वो भी लोकल है। हम भरतनाट्यम का बात नहीं कर रहे, हम डिस्को डांस की बात नहीं कर रहे। आपके यहाँ जो होता है, जो कि आपके दादा परदादा भी करते आए हैं, वो लोकल है। तो ये तो हो गया सांस्कृतिक लोकल, है ना। दूसरा है ज्योग्राफिकल लोकल, यानी भौगोलिक लोकल। उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तालाब है, नदी है, झरना है, ये मिट्टी है, आपके जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। ये सब चीजें जो आपके यहाँ है, वो सब ज्योग्राफिकल लोकल में आ गए। तो ये दो तरह के लोकल है, एक ज्योग्राफिकल भौगोलिक लोकल और एक सांस्कृतिक लोकल। और फिर इन दोनों में बहुत सारे हैं, मतलब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बनती चली जाएगी। बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो ये लोकल को, इसमें से कोई भी आप चुन लीजिए, कोई चीज को भी चुन लीजिए। आप खेती, आपके यहाँ बहुत अनाज होता है, खेती होती है, आप उसको चुन सकते हैं, कोई खेती के चीज को चुन सकते हैं, आप पेड़ पौधे को चुन सकते हैं, आप मकान की बनावट को चुन सकते हैं, आप कोई भोजन की चीज, उत्सव को चुन सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे, बच्चों को ठीक लगे, डिस्कस करिए, आप उसको चुन सकते हैं। अब जिसको भी आपने चुना है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, हम लोगों का सबसे पहला प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पे पेड़ पौधों को लेके, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं बहुत पेड़ हैं, बहुत जंगल है, तो हमने पेड़ पौधे को चुना। तो हम लोगों ने बच्चों से पूछा, क्लास में, क्लास के 5th के बच्चे थे, 4th या 5th के बच्चे थे। हमने बच्चे से पूछा, अच्छा तुमको पेड़ के नाम पता है आसपास के? उसने 5 नाम बता दिए फट से। फिर हमने बोला, अच्छा तुम बैठो, दूसरे बच्चे से पूछा, हमने बोला ये इसने 5 नाम बताए, तुम भी 5 नाम बताओ अलग से। उसने बता दिए। ऐसे करके पूरी क्लास में 256 पेड़ों के नाम हमको मिल गए आधे घंटे के अंदर। जब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाया वो लिस्ट, तो वो बोले इतना नाम तो हमको भी नहीं मालूम। सोचिए, हमारे गांव के बच्चों को कितना कुछ मालूम है। आप शहर में ये काम करके देखो, भुवनेश्वर में काम करके देखो, वो बच्चा जो अंग्रेजी स्कूल में जाता है, उसको 2 पेड़ का नाम नहीं पता होगा, बहुत होगा तो 5 पेड़ का नाम पता होगा। पर हमारे गांव का बच्चा, उसको, एक बच्चे को कम से कम 20 पेड़ का नाम पता है, ज्यादा ही पता हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और बता भी देगा ये है, ये है, ये है। खाली नाम नहीं जानता, वो पहचानता भी है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमारे स्कूल की शिक्षा इस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। आप सोचिए, हमारे स्कूल की शिक्षा बच्चे को ये भाव देती है कि तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं पता है, सब कुछ तो हम बताएंगे। देखिए, इसी से उसका पहले तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि तुमको कुछ नहीं आता है, सब कुछ किताब बताएगा, टीचर बताएगा, क्योंकि वो सब बाहर का बता रहा है। अगर आप लोकल से शुरू करो तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मुझे भी इतना पता है। और आप उसकी थोड़ा पीठ ठोक दो उसके बाद कि वाह, इतने सारे नाम हम लोगों को पता है, ये तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं खाली, है ना। तो आपने इसी एक्सरसाइज में, छोटी सी एक्सरसाइज में, आपने एक तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, और साथ साथ में बच्चों को आपने फीडबैक दे दिया कि आपको इतना सब पता है, पहले से पता है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये हो गया। इसके बाद आप उस, जो हमारे पास 256 पेड़ आए, 256, उसके बाद हम लोगों ने बोला, अच्छा ये पेड़ को हम क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा अलग अलग करते हैं। कैसे अलग अलग करें? ये सब पेड़ तो एक जैसे नहीं है, तो कैसे अलग अलग करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो फल वाले पेड़ हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, उनको अलग करते हैं, जो टिम्बर के पेड़ हैं उनको अलग करते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। फिर हम बोले और कोई तरीका सोचो।
तो फिर हाइट का आया कि जो कम हाइट के हैं उनको अलग करते हैं, जो बड़े हाइट के हैं उनको अलग करते हैं। हमने बोला और सोचो, तो उन्होंने उस क्लास में, 1 घंटे की क्लास में, कम से कम 30-35 तरीके निकाले कि हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं पेड़ों। अब ये भी देखिए, ये सब कभी स्कूल में होता नहीं। आप जब ये काम करते हैं तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि एक ही चीज है, 256 पेड़ हैं, लेकिन ये 256 पेड़ को हम कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक ही डिवीजन का तरीका नहीं है। जैसे क्लास में बच्चे हैं तो आप बोल सकते हैं कि लड़के अलग हो जाओ, लड़की अलग हो जाओ, ये एक तरीका हुआ डिवाइड करने का। फिर आप बोलेंगे जो बच्चे 4 फुट से छोटे हैं वो अलग हो जाओ, 4 फुट से बड़े वाले अलग हो, ये दूसरा तरीका हुआ। फिर आप बोलेंगे जो बच्चे क्लास में उड़िया में इतने नंबर से ऊपर लाए वो अलग हो जाओ, इस नंबर से कम आए वो अलग हो जाओ। जो तरह तरह से एक ही ग्रुप को आप तरह तरह से अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बच्चों को ये समझ में आता है, ऐसे करने से सोचने का जो तरीका है, दिमाग जो है वो थोड़ा और तरह से चलने लगता है कि हाँ, देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन सी थिंग्स। एक ही तरीका नहीं है देखने का, एक ही चीज को देखने का एक से अधिक तरीका होता है। हम लोग नॉर्मली एक ही तरीके से देखते हैं या ज्यादा से ज्यादा 2 तरीके से देखते हैं, लेकिन उस समय दिमाग में ये नहीं रहता कि हम और भी तरीके से देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू आप बच्चे को ये मैसेज देते हैं कि देयर आर मोर देन वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। 256 पेड़ को आप कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, और हम लोगों ने किया। तो उसमें वो जब एक बार कर लिया तो हम लोगों ने बोला अब जा करके हम इन पेड़ों के बारे में अपने गांव से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े लोगों से या और कहीं से ऑब्जर्व करके हम इसके बारे में और जानकारी लेके आएंगे। तो उसमें बहुत चीजें पता चली, बहुत चीजें पता चली। जैसे ये पता चला कि अभी तो नॉर्मल देखिए, शहर का आदमी मानता है कि हर पेड़ पे चिड़िया बैठती होगी, लेकिन उस एक्सरसाइज में हम लोगों को पता चला कि बहुत से पेड़ पे चिड़िया बैठती ही नहीं है, बैठती ही नहीं है ना। और कई पेड़ों पे चिड़िया खूब बैठती है। पीपल का पेड़ होगा खूब बैठेगी, बरगद का पेड़ होगा खूब बैठेगी, हजारों की संख्या में भी बैठ सकती है। लेकिन अगर अशोक का पेड़ होगा उस पर चिड़िया नहीं बैठेगी। तो ये बात, ये इस तरह की तमाम चीजें हम लोगों को पता चली कि किस पेड़ पे चिड़िया बैठती है, किस पेड़ पे चिड़िया अंडा घोंसला बनाती है, किस पेड़ में पानी रिटेन होता है कि अगर आपने वो पेड़ लगा दिया तो उसकी जड़ों में पानी रिटेन होता है, तो वो इट्स गुड फॉर द सॉइल, सॉइल के लिए अच्छा है, वो जमीन के लिए अच्छा है। कौन सा पेड़ है जो जमीन के लिए अच्छा नहीं है? जैसे यूक्लिप्टस का पेड़ है, वो बहुत अच्छा नहीं है जमीन के लिए, क्योंकि पानी को एकदम सोख लेता है। कुछ पेड़ हैं जो पानी रखते हैं, जमीन के लिए अच्छे होते हैं। कोई पेड़ है जिसके पत्ती जानवर लोग खाते हैं, गाय खाती है, भैंस खाती है, बकरी खाती है, उसका चारा बहुत अच्छा होता है। कुछ पेड़ की पत्ती जानवर नहीं खाते। कुछ पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे मकान बन सकता है, लेकिन हर चीज नहीं बनेगी। उसका दरवाजा बनेगा, किसी पेड़ की लकड़ी से उसका फर्श बनेगा, किसी पेड़ की लकड़ी से छत बनेगी। तो लकड़ी के अलग अलग यूज पता चलते हैं। कुछ लकड़ी सिर्फ जलाने के काम में आती है, कुछ लकड़ी पेड़ों के जड़ और पत्ती से दवाई बनती है। तो ये सब बच्चों ने इस तरह से गांव में जाकर के अपने माँ बाप से, उनको नाना नानी, दादा दादी, रिश्तेदारों से उनको बहुत कुछ पता चला। अब ये जब पता चला तो हम वो जब क्लास में लेके आए ये नॉलेज को, तो हम लोगों ने उनको बोला ये किसने बताया तुमको? तो बोले हमारे दादाजी ने बताया। तो हम पूछते थे उनसे, तुम्हारे दादाजी पढ़े लिखे हैं? तो बोलता था नहीं सर, पढ़े लिखे तो नहीं है। हम बोले पर वो इतना कुछ जानते हैं, ये बात तो किताब में भी नहीं लिखी है। तो वो शिक्षित हैं,
पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन शिक्षित हैं। तो हमने बात बात में शिक्षा और पढ़े लिखे होने का फर्क बच्चों को समझा दिया। अब अपने आप वो समझ गए कि हाँ, पढ़े लिखे तो नहीं पर शिक्षित जानकार है। और फिर उनको दिखाया शहर के बहुत सारे लोगों को कि देखो ये पढ़े लिखे हैं पर शिक्षित विकसित नहीं है, इनको कुछ नहीं मालूम है। ये लोग को अगर तुम छोड़ दो गांव में तो उनको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे अपना जीवन चलाएं। गांव का आदमी बिना पैसे के अपना जीवन चला सकता है, शहर का आदमी बिना पैसे के नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है वैसा काम जिससे वो अपना जीवन चला सके। उसको खाली डेस्क का काम आता है। तो ये सब बातें हमने स्थानीय परिवेश के शिक्षण के माध्यम से, के मीन्स से हम बच्चों को कन्वे कर पाए, और इससे उनका सचमुच का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उनको पहली बार जो दादा दादी को लेके उनको शर्म आती थी कि ये पढ़े लिखे नहीं है, पिछड़े हैं, सडनली उनको लगा नहीं, अरे तो बहुत जानकार है, इनको तो बहुत कुछ मालूम है, दवा के बारे में मालूम है, पेड़ के बारे में मालूम है, खेती के बारे में मालूम है, चिड़िया के बारे में मालूम है, मौसम के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये पेड़ को देख करके, हवा को देख करके, आसमान को देख करके वो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो उसका वैलिडेशन हुआ। ये वैलिडेशन बहुत जरूरी है बच्चे को कि देखो तुमको भी मालूम है और तुम्हारे घर के लोगों को भी मालूम है। अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अभी स्कूल ये बिना जाने ये उनको इंप्रेशन देता है कि तुमको भी नहीं मालूम है और तुम्हारे घर वालों को भी कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे गांव तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है शहर में है, जो कुछ है किताब में है, जो कुछ है वो टाई कोट वाला बताएगा आपको। ये जो है ये हमारे देश को खत्म कर रहा है, ये वाली चीज, ये जो भावना है हमारे में, कॉन्फिडेंस जो खत्म हो रहा है, उसके पीछे का बुनियादी कारण हमारी शिक्षा है। कि हमने मान लिया है कि ये टाई कोट, ये अंग्रेजी, ये जो मशीन, जो इसको चलाता है, जो टाई कोट पहनता है, जो अंग्रेजी बोलता है, वही कुछ है, बाकी कुछ है नहीं, जबकि असलियत ऐसी नहीं है। तो स्थानीय शिक्षण से इस तरह का चीज होता है। अब मैं दूसरी बात, और उससे देखिए, आप गणित सिखाना है गणित सिखाइए, आप भूगोल सिखाना है भूगोल सिखाइए, आप हिस्ट्री सिखाना है हिस्ट्री सिखाइए, सब कुछ आ जाएगा। ये इंटीग्रेटेड वे ऑफ टीचिंग है। मतलब आप जब पेड़ को केंद्र में रख के पढ़ाएंगे, उसमें भूगोल भी आएगा, उसमें भाषा भी आएगी, उसमें आप गणित को भी ला सकते हो, उसमें आप साइंस को भी ला सकते हो, उसमें आप एनवायरमेंटल साइंस को भी ला सकते हो, उसमें आप भूगोल, इतिहास, सब कुछ को ला सकते हो। नेचुरल तरीके से आएगा। आप इतिहास नहीं पढ़ाओगे, पर पेड़ पढ़ाते पढ़ाते इतिहास पढ़ा लोगे। कैसे पढ़ा लोगे? अच्छा, जरा पूछ के आओ कि ये 50 साल में, तुम्हारे कोई बड़े आदमी से पूछो, ये जंगल में कितना बदलाव हुआ है। पहले कौन से पेड़ होते थे, अब कौन से पेड़ होते हैं? पहले चिड़िया ज्यादा थी कि अब चिड़िया ज्यादा है? पहले आसमान कैसा होता था, अब आसमान कैसा होता है? पहले पानी कैसा होता था, अब कैसा होता है? तरह तरह ऐसा प्रश्न खाली आपको पूछना है। वो जब प्रश्न लेके आएगा, उसी, यही इतिहास है, पहले और अब। और पहले और अब में क्या संबंध है, और पहले क्या होता था, अब ऐसा क्यों हो गया, उसके बीच का क्या कारण है, इसको जब हम समझने जाते हैं, ये इतिहास है। ये इतिहास का मतलब ये नहीं होता वो राजा था और वो उसने ये लड़ाई की और इससे हार गया, उससे जीत गया, वो भी इतिहास है, लेकिन वो इतिहास का छोटा सा हिस्सा है। हमारा इतिहास भी तो है। मैं भी तो कहीं से आया हूं। मैं इस बच्चे को पता है क्या कि उसका दादा कौन था, या उसके परदादा कौन है, और उसके परदादा कहां से आए? हमेशा इसी गांव में रहते थे क्या? या भुवनेश्वर का है तो क्या हमेशा भुवनेश्वर रहते थे क्या? कभी भुवनेश्वर तो आए होंगे 20 साल में, 40 साल में, 50 साल में, उसके पहले कहां थे? तो वो खोजने जाएगा, ये सारी इतिहास की स्टडी हो जाएगी। उसके घर में, जब कोई बच्चे के घर में कोई नई शादी होके एक लड़की आती है, तो उस घर का इतिहास बदल जाता है। वो कुछ नया खाना बनने लगता है जो पहले नहीं बनता था। हम लोगों ने ये किया, हमने पूछा बच्चे से कि तुम्हारे घर में पता करके आओ कौन सी चीज नई बनने लगी है पिछले 10 साल में।
तो कुछ कुछ बच्चे लेके आए कि पहले 10 साल में पहले ये नहीं बनती थी, अब बनती है। क्यों बनने लगी? उसका कारण ढूंढने। तो कारण ढूंढे तो बहुत कुछ पता चला। कोई की शादी हो गई, कोई नई लड़की घर में आई, उसने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, या कोई आदमी यहाँ से कहीं और गया था, वहां से सीख के आ गया, यहाँ आ गया। ये सब इतिहास है ना। तो बच्चे को ये बुनियादी बात अगर समझ में आ जाए चीजों का, तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई आपको कराने की ज्यादा जरूरत नहीं। उसका दिमाग खुल जाता है, उसका दिमाग उस तरह अपने आप चलने लगता है। और हमारा काम यही है कि हम बच्चे को, दिमाग को ऐसी इस तरह की चीजों से एक्सपोज करें कि वो दुनिया को मौलिक दृष्टि से देखने लगे, बनी बनाई दृष्टि से नहीं देखे, जो कि आज हो रहा है। आज अखबार एक बात बोलता है, हम उसको मान लेते। टीवी कोई बात बोलता है, हम उसको मान लेते। हम अपना दिमाग नहीं लगाते। तो हम लोगों तो मैं बड़ा स्कूल भी चलाता था, जहां पे 20 साल 22 साल 24 साल के बच्चे आते थे। तो मैं 5 अखबार मंगाता था उस टाइम, और मैं कोई एक खबर को बोलता था, इस खबर को 5 अखबार में पढ़ो। मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, एक अखबार में बोलेंगे 18 लोग मर गए, दूसरा अखबार बोलेगा 20 लोग मर गए, तीसरा अखबार बोलेगा 16 लोग मर गए, है ना। तो कहीं मैच नहीं करेगा। तो मैं बोलता था, बताओ किस अखबार को बिलीव करोगे? तो उनको पहली बार ये समझ में आता था कि अखबार को ब्लाइंडली हमको बिलीव करने की जरूरत नहीं है, हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, सारी शिक्षा ये कह रही है आपको कि आप अपना दिमाग मत लगाओ, जो लिखा है उसको पढ़ लो और मान लो। तो हम लोग जब स्थानीय परिवेश से शिक्षण करते हैं तो उसमें बहुत कुछ होता है। और देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके परिवेश में जो है वो पूरी दुनिया आपके परिवेश में है। हमारे यहाँ कहा गया है, पिंड में ब्रह्मांड। ये ऐसे ही नहीं है, ये कोई हिंदू डायलॉग नहीं है। पिंड में ब्रह्मांड का मतलब है, पिंड मतलब देहात, पिंड मतलब मेरा शरीर को भी पिंड बोलते हैं, और जो मेरा गांव है उसको भी पिंड कहा जाता है। कि ये मेरे शरीर में, मेरे गांव में जो कुछ है वही दुनिया में है, खाली थोड़ा बहुत रूप बदलता है। तो अगर मैं अपनी जगह से शुरू करता हूं तो मैं उनको वो सब कुछ समझा सकता हूं, दिखा सकता हूं, बता सकता हूं जो पूरी दुनिया में है। खाली फिर बाद में उसको जोड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे हम लोगों ने उनको पूछा, बच्चों से पूछा कि यार हमारे यहाँ एक नदी है, छोटी सी नदी। तो हमने पूछा, ये नदी जान, उसका नाम है अगलाड़। तो मैंने बच्चों से पूछा, अगलाड़ नदी देखी है? बोला हाँ साहब देखी है। मैंने बोला, अगलाड़ नदी का पानी कौन से डायरेक्शन, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर जाता है, उसका फ्लो पानी का? तो वो लोग बोले, अरे उधर से इधर जाता है। नाम लिया एक गांव का, उस गांव से इस गांव की ओर जाता है। मैं बोला, उस गांव का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम? तो बोला, ओ पूरब से पश्चिम की ओर वो नदी जाती है। ये बच्चों ने बोला, ठीक है। फिर मैंने बोला, पानी को अगर तुम उड़ेल दोगे, फेंकोगे, तो पानी किधर जाता है? पानी किधर को बहेगा? तो बच्चे बोले, जहां ढलान होगी उधर बहेगा, जहां स्लोप होगा उधर बहेगा। माने ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। ये हर बच्चा जानता है, ये स्कूल में सीखता नहीं है, वो पहले से जानता है। तो ठीक है, ऊपर से नीचे पानी बहता है, सबको मालूम। ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो पश्चिम का भूमि नीचे है कि पूरब की भूमि नीचे है? हमने ये पूछा। तो बोला, नहीं, पूरब ऊपर है, पश्चिम नीचे है। हम बोले, पक्का? हाँ पक्का। क्यों पक्का? क्योंकि पानी ऐसे बहता। अब उनको ये फंडा समझ में आ गया ना, पानी ऊपर से नीचे बहता है, ये पहले से जानते हैं। ये नदी पूरब से पश्चिम बह रही है, ये वो देख रहे हैं। अब ये दोनों को कनेक्ट कर दिया तो उनको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पूरब की भूमि ऊपर है, पश्चिम की भूमि नीचे। अब दुनिया, वो बच्चा दुनिया में कोई भी नदी देखेगा, यूरोप की, अमेरिका की, नक्शे में ही देखेगा, और उसको दिखाई देगा ये यहां से यहां जा रही है। तो उसको पता चल जाएगा ना कि कौन सी जमीन ऊपर है, कौन सी जमीन नीचे।
उसको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। यहीं बैठ के नक्शा देख के वो बोल सकेगा कि अमेरिका का जो भूमि है वो किस तरफ ऊंची है, किस तरफ नीची है, उसकी ज्योग्राफी कैसी। तो हमको क्या करना है एज अ टीचर, हमको जो लोकल है उसको ठीक से ध्यान आकर्षण करवाना है बच्चे को, और बच्चे को उसका फंडामेंटल, उसका प्रिंसिपल समझ में आ जाए। और अगर एक बार प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा तो वो दुनिया में कहीं भी उसको अप्लाई कर सकता है। तो हमेशा प्रिंसिपल ये है पढ़ाई का कि फ्रॉम नियर टू फार, जो आपके आसपास है पहले उसको पढ़ाओ, वहां से फिर जब एक बार आपने पढ़ा दिया तो आप उसको दूसरी जगह ले जाइए। नियर टू फार, फ्रॉम मीनिंग टू वर्ड, दूसरा प्रिंसिपल है। पहले बच्चे को मीन, उस चीज को, शब्द पे मत फंस जाइए। शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मतलब इंपॉर्टेंट है। हमको पानी, पानी मालूम है, ये पानी होता है, इससे मेरा प्यास बुझती है, ये इंपॉर्टेंट है। पानी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तो हमने स्कूल में पानी पानी, वाटर वाटर तो उसको सिखा दिया, पर पानी क्या है, पानी से क्या होता है, ये उसको नहीं मालूम है, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है ना। तो हमको मीनिंग पे फोकस करना है, जो रियल है उस पे फोकस करना है, जो प्रैक्टिकल है उस पे फोकस करना है। और ये सब कुछ तब बहुत आसान हो जाता है जब हम लोकल को इंपॉर्टेंस देते हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, नॉलेज प्रैक्टिकल स्तर पे आता है, और हमारे लोगों का उसके साथ कनेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार रुकता हूं क्योंकि 45 मिनट्स हो गए। आपका कोई प्रश्न हो वो मैं लूंगा, और आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको बात ठीक लगती है थोड़ा डिस्कस करिए। आप दोबारा मेरे से बात करना चाहेंगे, आई एम ओपन टू इट। तो अभी मैं रुकता हूं यहाँ। सर, मुझे एक प्रश्न था कि मतलब हम लोग जब स्थानीय, एक तो आपने बहुत अच्छे से क्यों जरूरत है, कैसे हम पढ़ा सकते और क्या होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ये वाली चीज जब हम लोग बच्चों को बताते हैं या पेरेंट्स को बताते हैं, मतलब हम लोग एक शहर में काम कर रहे हैं और मोस्टली जितने बच्चे हैं हमारे सारे गांव से आए हैं और माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं, उनके बच्चे हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। तो उनका जो एक जरूरत है कि हम कैसे इस बस्ती से बाहर निकलें, ये जो हमें लाइफ मिली हुई है उससे हम निकले। और उनको उसका एक जरिया दिखता है शिक्षा, कि अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लिया, हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, तो हम एक अच्छी जॉब पा जाएंगे और बाहर निकल पाएंगे। वो एक रियलिटी अलग है कि बहुत कम मात्रा में और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो पाता है कि वो लोग जॉब पा पाते हैं, क्योंकि मिलती इतनी जॉब्स ही नहीं है एक्यूरेट। तो बट उनको यही लगता है कि आप किताबी शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप मार्क्स अच्छे आए हमारे बच्चे के उस पे फोकस करिए। तो उसके लिए वो लोग फिर कुछ भी करके, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन हो गया है कि माँ बाप उधार लेके बच्चों को भेज रहे हैं ट्यूशन, क्योंकि उनको हाँ वही हाँ हाँ, दिख ये रहा तो है। हो ही रहा है, इसमें तो कोई बिल्कुल, ये सभी जगह ऐसा ही हो रहा है, ये सही बात है। तो देखिए, ये एक अलग, एकदम अलग दायरा मुद्दा है कि आप बच्चों के माँ बाप को कैसे टैकल करेंगे। पहली बात यह है कि बच्चों के माँ बाप अगर वो माइग्रेंट हैं और यहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, तो ये सब समझ में आएगा कि उनकी एस्पिरेशंस अलग तरह की होंगी वगैरह वगैरह। तो हमको उसको रिकग्नाइज तो करना चाहिए और पड़ेगा भी। और इसमें फिर आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर पॉइंट ये है जो मैं बोल रहा हूं, आपको ये लग रहा है कि इसमें, इस बात में दम है, मैं आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा हूं। आपको अगर लगता है कि स्थानीय परिवेश से शिक्षण जो किताब से पढ़ाकर जो हम अचीव करेंगे
वो हम इस तरह से इससे उसके बेटर रिजल्ट आएंगे, तो आप ये करिए, नहीं तो आप मत करिए। ये कोई वो नहीं है कि इसको करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं। आपको लगे कि इसमें, जब आदमी करने लगता है, और जो सचमुच में शिक्षक है, मैं कोई जो लोग पढ़ा रहे हैं उसको सबको शिक्षक मैं नहीं बोलता हूँ, जो सचमुच में शिक्षक है यानी उसको मजा आता है, उसको उसमें सार्थकता दिखती है, जो सब कुछ में शिक्षक है, उसको ये बात अगर पकड़ में आएगी जो मैं कह रहा हूं, तो वो अपने आप इसमें बहुत सारे प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और उसमें इसमें रस आने लगेगा। उसका काम जो अभी मोनोटनस है, नीरस है, उसको अपने काम में मजा आने लगेगा। बच्चे को तो आएगा सो आएगा ही, पर पहले टीचर को भी तो आना चाहिए। तो अगर उसको ऐसा लगता है, इट इज नॉट एन आइदर और। जो किताब पढ़ा करके जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, स्थानीय परिवेश से शिक्षण उससे कहीं अधिक आपको देगा, अगर आप ठीक से करेंगे तो। इसमें शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। किताब से जब आप पढ़ाते हैं तो टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट एज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है किताब की। ये जो मैं बोल रहा हूं, इसमें किताब की इंपॉर्टेंस नहीं, इसमें शिक्षक, दैट पर इंडिविजुअल इज बिकम्स इंपॉर्टेंट। और वो तभी होगा जब वो शिक्षक इसमें कमिटेड होगा, उसको लगेगा कि हाँ ये चीज यार मुझे समझ में आ रही है, और ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं प्रयोग करूंगा, तभी ये होगा, अदरवाइज होगा भी नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूं वो शिक्षक पेरेंट को भी कन्विंस कर लेगा और वो बैलेंस कर लेगा। आपको किताब आइदर और नहीं है, किताब को भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये करते हुए किताब को यूज नहीं कर सकते, कर लीजिए आप यूज। फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको पकड़ना है कि हमारा जो एम्फेसिस है वो है बच्चे में रियल कॉन्फिडेंस का। हमारा एम्फेसिस है कि बच्चे को समझ में आए। खाली किताब में लिखा हुआ है इसलिए उसको मान लिया और उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा ध्येय नहीं है। तो आप किताब भी एक मीन्स है, ये भी एक मीन्स है, आप किताब को भी यूज करेंगे, इसको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट इज अ प्रॉब्लम एवरीवेयर, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो, चाहे वो 5 स्टार होटल में रहता हो, वो पेरेंट भी प्रॉब्लम है, हम आपको बता रहे हैं, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम नहीं है, सब पेरेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि सब पेरेंट का दिमाग खराब हुआ है, पिछले 250 साल से खराब हुआ है। तो आप अगर अपने आप को एक मिशनरी मोड में हैं, तब तो आप करेंगे, नहीं तो जैसी गाड़ी चल रही है वैसे चलने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत थोड़ी ना, किताब से पढ़ाइए और वैसा करिए। आई एम नॉट सेइंग कि उसको छोड़ छोड़, आपको लगता है कि वो ठीक है तो वो भी ठीक है, मेरा कोई उससे विरोध नहीं है। मैंने तो अपनी समस्या बताई, मेरी समस्या क्या थी, पीपल वेर लूजिंग कॉन्फिडेंस। औरतों ने आके कहा कि भाई हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आपके बच्चे माइग्रेंट लेबर बोल रहे हैं नहीं नहीं हम लोग तो बर्बाद हो गए, इनको भी बर्बाद करिए, थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड ढंग से बर्बाद करिए, यही बोल रहे हैं ना वो, कि भाई हम तो मजदूरी का काम करते हैं, 800 रुपया 700 रुपया 600 रुपया रोज कमाते हैं, इन वो उस दैट 600 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होता है? 18,000। अगर रोज उनको काम मिलता है तो 15,000 रुपया महीना जरूर कमाते होंगे वो लोग शायद। वो बोलते नहीं इसको क्लर्क बनाओ और 10,000 रुपए की नौकरी दे दो, यही बोल रहे हैं ना वो, यही हाँ, बोल रहे हैं। लाइफ और हाँ, इट वही बॉइल्स डाउन टू दैट, इजंट इट? या भाई हम यहाँ पे एक नाई के पास जाता हूं मैं, वो रोज महीने में 20,000 रुपया कमाता है, और उसके 2 कुर्सी और है, 3 कुर्सी है उसके दुकान में। वो 2 कुर्सी में जो लोग काम करते हैं वो 15,000 रुपया महीना कमाते हैं, वो क्योंकि मालिक है वो 18,000 20,000 रुपया कमाता है। और वो मुझे बोलता है कि मेरे लड़के को आप अपने ऑफिस में रख लीजिए। मैं बोला क्या करेगा? अरे कुछ भी काम दे दीजिए। कि मैं तो कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा। अरे कुछ दे दीजिएगा 4-5 हजार रुपया। वो हमने पूछा उसको बाल काटना आता है कि नहीं? आता है, पर वो ये काम नहीं करेगा, छोटा काम है। हम उसको 4,000 5,000 देंगे, वो खुश है। और जो बाल काट के उसको 15,000 रुपया मिल रहा है, वो बोलता है नहीं काटूंगा, छोटा काम है। अब ये मानसिकता को
आप कैसे देखते हो, ये पहले इससे फेस करो। आप ये भी बोल सकते हैं यार वो बहुत बड़ी, छोड़ो वो बड़ी बड़ी बातें हैं, हम उसमें क्यों पड़े, हम तो इसको जॉब दे देते हैं 4,000 का, खुश हो जाएगा और टाई कोट लगाएगा, बढ़िया से जीन्स पहन के आएगा ऑफिस में, है ना। जो 4,000 मिलेंगे वो तो फूक देगा, घर में एक पैसा भी नहीं देगा, और बाप को समझेगा बैकवर्ड है क्योंकि बाल काटता है, मैं तो फॉरवर्ड हो गया, मैं ऑफिस में काम करता हूं। ये प्रश्न को हम इग्नोर करें, या हम एज अ टीचर इसको फेस करना है कि नहीं करना है, ये हम सबका इंडिविजुअल डिसीजन। हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें। जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसके कई लेवल्स होते हैं। एक लेवल ये है कि आपकी माइग्रेंट लेबर पेरेंट बोलता है इसको आप पढ़ाइए, किताब से पढ़ाइए, अच्छे नंबर दे दीजिए, उसका एस्पिरेशन है इसको कहीं नौकरी मिल जाए और ये काम करे। वो एस्पिरेशन सही है गलत है ये आपको देखना है, वो रियल है इमेजिनरी है ये आपको देखना है। आप देखना चाहें तो देखिए, नहीं देखना चाहें कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। आप अब हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। These are real issues of India. You want to face it, you face it. You don't want to face it, no one can force you to face it. I looked at it in a certain way. That's all. आपका कैनवास कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये प्रश्न जो आप ला रहे हैं इसका इजी आंसर नहीं है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं। बट आई एम सेइंग, हमको, आपको, मेरे को, जितने लोग बैठे हैं इस सभा में, ये सबका अपना डिसीजन है कि हम ये प्रश्न को कितना नैरो करके देखते हैं या कितना ब्रॉड करके देखते हैं, हम अपने से जोड़ के देखते हैं या नहीं देखते। ये जो मैंने आपको बात बताई, जब ये शुरू में जब मेरे को ये बोला औरतों ने कि भाई यहाँ पे ये बर्बाद हो रहे हैं, और जब मुझे इसका रिलेशनशिप समझ में आया कि ये कैसे हीनता की भावना से जुड़ा हुआ है, कैसे एरोगेंस से जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं हुई, मुझे अपनी कमजोरियां नहीं दिखाई दी? हमको फिर दिखने लगा ना अपने अंदर क्या कहाँ गड़बड़ है। हमने कैसे किसी को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजी बोला है, काम चलाने के लिए अंग्रेजी बोला है, क्यों? कि उसको इम्प्रेस करने के लिए। ये सब दिखने लगा ना, ये सब फेस करना होता है। इट इज, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द अदर, यू आर पार्ट ऑफ द अदर। यू सी, दिस इज ये अगर आप धर्म मान के इस काम को करते हैं तो एक तरह से करेंगे, आप इसको एज अ जॉब करते हैं आप दूसरी तरह से करेंगे, सीधी सी बात है। और ये चॉइस है, आपका चॉइस है, इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है। मैं इसमें कहीं कुछ नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं ऐसा करेगो तो गलत है, गलत वलत कुछ नहीं है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपकी ताकत है, आपकी कन्विक्शन है, आपका कमिटमेंट है, एक एक का कमिटमेंट है। दिस इज वेयर वी आर, दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज टुडे। तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट ये बात ये है कि ये डिसीजन हमको लेना पड़ेगा, सही गलत का चुनाव हमको करना पड़ेगा। आपको अगर दिखता है कि नहीं हमारे बच्चे सब लोग क्लर्क बन जाएं और बस पैसे तक सीमित हो जाए बात, देख मैं ये मानता हूं अगर आदमी में कॉन्फिडेंस होगा श्वेता, तो वो पैसे अपनी आजीविका को चला लेगा। कैसे चलाएगा मुझे नहीं मालूम, पर चला लेगा। लेकिन अगर वो क्लर्क के ट्रेनिंग उसको मिल गई तो श्योर नहीं हूं कि वो चला लेगा अपनी जिंदगी। बिल्कुल सर, मैं क्योंकि भी क्लर्क की नौकरी मिले कि नहीं मिले कल के दिन मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल सर, मैं भी मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर इंसान ना अच्छे से और शिद्दत से काम कर रहा है, एक ठेला भी लगा ले तो वो आराम से 50,000 कमा सकता है। अगर उसका कमाता ही है, एक परंतु उसको छोटा काम बोल दिया, हाँ, मतलब उसको छोटा। ये तो हमारे समाज का प्रॉब्लम है कि हम काम को क्लासिफाई कर रहे हैं छोटा बड़ा छोटा बड़ा। अरे एक तरफ तो पैसे को इतनी महत्व देते हो और वो ठेले वाला रोज का 1,000 रुपया कमाता है, 1,500 रुपया कमाता है, महीने में 50,000 40,000 रुपया कमाता है, उसको छोटा काम मानते हो। ये भी साथ, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना।
So we have to somewhere face it. You know, jobs are not going to be there in this world. खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं. आप एक तरफ टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी की चीज 10 लोगों का काम ले रही है, एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम ले रहा है, एक मशीन 50 लोगों का काम ले रही है, एक बुलडोजर, ये कैटरपिलर जो सड़कों पे चलते हैं, 50 मजदूर जो काम करते थे, एक कैटरपिलर कर रहा है, एक बुलडोजर कर रहा है. कहां से जॉब आएगा मुझे बताओ आप. और सब लोग जो जिसके लिए वो काम हो रहा है, जिसका जॉब वो मार रहा है, वो भी बोलता नहीं नहीं ऐसे ही सड़क बननी चाहिए. यही तो विकास है. आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए. We have to see it as educators. We have to face what is there and head on. आंख शुतुरमुर्ग की तरफ बंद करके तो नहीं चलेगा. And then take a decision which will depend on the circumstances. जहां आप हैं, आपकी अपनी, क्योंकि मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं. I have not sorted out everything, you know. मैं अभी भी मुझे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को झेलना पड़ता है, आपको भी झेलना पड़ेगा. और ये कोई इजी आंसर्स नहीं है. इजी आंसर तो यही है यार, खाओ पियो मस्त रहो, जो है वो इजी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हो. और मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, सलाम करूंगा कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये देयर आर नो इजी आंसर्स फॉर दिस, बट दिस इज द रियलिटी. सर आपने ना बीच में टेक्नोलॉजी का जो ये अभी बात बोला, तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल मेरे मन में आया था उसी को ही लेकर था कि एक तो हम लोग स्थानीय वाली चीज बोलते हैं, जो आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब एग्री करते हैं कि हमें स्थानीय नॉलेज, स्थानीय ज्ञान देना चाहिए बच्चों को, और हमें खुद को भी बहुत कम है, तो बहुत सीखने की जरूरत है. और टेक्नोलॉजी को भी साथ में बैलेंस करना है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें या फिर आगे जाकर फ्यूचर तो वही है, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं और साथ में पर्यावरण भी बदल रहा है ना. तो ग्लोबल वार्मिंग हमें दिख रही है कि नवंबर में भी उड़ीसा में बारिश हो रही है. इस टाइम पे कभी भी बारिश हो रही है, बहुत इरेटिक वेदर हो गया है. तो ये चीजों को भी हमें बैलेंस करना है. तो टेक्नोलॉजी और स्थानीय ज्ञान कैसे एक साथ हो सकता है, मतलब कैसे इस चीज को हम लोग साथ में रख के बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं और रैदर इक्विप बना सकते हैं आगे वाले समय के लिए. आगे वाला समय बस खाली ये नहीं है कि हम लोग जीविका चला ले, आगे वाला समय और भी आएगा कि कोरोना जैसी और बीमारियां हो रही हैं या फिर वेदर खराब हो रहा है, तो बच्चों को और प्रिपेयर रहना है इस जनरेशन को. ये तो है ही. मैं तो टेक्नोलॉजी को एज ए टूल देखता हूँ, कि भाई जैसे हम हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर चलाते हैं. हल भी एक टूल था, ट्रैक्टर भी एक टूल है. हमारा लोहार जिस तरह काम करता था, मशीनों से काम होता है, वो भी अपना टूल इस्तेमाल करता था, अभी भी टूल है. इसको आई डोंट गिव इट मोर इम्पोर्टेंस, यू नो. इट इज इन द सेंस कि आज के दिन ये टूल है तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं. इतना हमको ये कोई जरूरी नहीं है कि इस जो टूल हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं 10 साल बाद बदल नहीं जाएगा, फिर बदल जाएगा. तो हम कितना भी कोई चीज को सिखा लेंगे, उसको बार बार उसको अपने को अपग्रेड जिसको कहते हैं, अपने को नई टेक्नोलॉजी से उसको अभ्यस्त करना ही होगा. ये एक बात बच्चे को समझ में आनी चाहिए, जो भी ये टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, कि ये टेक्नोलॉजी इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल. इट इज गोइंग टू चेंज एंड चेंज वेरी फास्ट. जो पहले 50 साल में चेंज होता था, वो 5 साल में चेंज होता है, और बाद में वो 5 साल जो है वो 1 साल में चेंज हो जाएगा. फटाफट चेंज होगा. और इसके पीछे पूरा एक इकोनॉमिक्स का भी एंगल है. लोग, मतलब दुनिया के जो लोग ये सब करते हैं, उनको कंजम्पशन को बढ़ाना है, इसलिए ये कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी अपनी चीजों को बदलें. एक फोन लें. हमने जब शुरू में मेरे कंप्यूटर आए थे, या उसके पहले टाइपराइटर था. मेरे पिताजी के पास जो टाइपराइटर था वो 50-60 साल तक रहा. 50-60 साल तक एक टाइपराइटर रहा, और उसको ठीक करने के लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना पड़ता था. अब जब से मैं कंप्यूटर लिया हूं, मेरा कंप्यूटर 5-7 साल से ज्यादा नहीं चलता है, बल्कि हमारे दोस्त लोग तो 3-3 साल में बदलते हैं. मोबाइल फोन 2 साल में बदलते हैं. क्यों भाई? आपको बात करनी है, आपको देखना है, अब खत्म हो गई बात, क्यों नहीं है ये चलता 10 साल, 2 साल में बदलना पड़ता है.
क्यों? क्योंकि बोला नहीं साहब इसमें कुछ नई चीज आ गई है, ये नया ऐप आ गया है, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हमको बेवकूफ बनाते हैं ताकि आप अपना मोबाइल फोन फेंको और नया खरीदो। काम वही हो रहा है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। यू सी वन मस्ट अंडरस्टैंड, आप ठीक है इसको सीखते रहिए, लेकिन इसके पीछे जो आपकी मजबूरी बढ़ रही है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। हम आप उड़ीसा में बैठे हैं, मैं मसूरी में बैठा हूं, हमारी बात हो रही है, जरूर बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम कितने इस पे आश्रित हो रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ रही है, ये एंगल को भी हमको देखना चाहिए। So let us only use technology as a tool. Nothing, let's not make it a god. भगवान नहीं है ये टूल है। और जैसे हम टूल को इस्तेमाल करते हैं वैसे हम करें, और जब जब आएगा हम सीखते जाएं। इससे ज्यादा कुछ नहीं इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमको, इससे ज्यादा इससे भय नहीं खाना चाहिए, न इससे इनामर्ड होना चाहिए। मैं ये मानता हूं आदमी सर्वोपरि है, मशीन सर्वोपरि नहीं है। What is artificial intelligence? I mean, we can have another session on it about what is artificial intelligence. It can never replace human being. It can never replace. It's a myth. It can fool. I mean, most of us will get fooled by it. That's a different matter. But I उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भय है और ये जो आकर्षण है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, कि जिसमें आदमी छोटा हो गया, टेक्नोलॉजी बड़ी हो गई, इसको एड्रेस करिए। लेट अस डील विथ इट। इट इज आवर सर्वेंट, इट इज फॉर अस। ये हमारे लिए है, हम इसके लिए नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। हमको इससे डरना नहीं चाहिए, हमको इससे वो नहीं होना चाहिए जो इनामर्ड हो जाता है ना, कोई मैजिशियन आता है और हम बाप रे क्या कुछ भी कर देगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए है, मेरे इस्तेमाल के लिए है, मेरे कंट्रोल के लिए है, मैं इससे कंट्रोल नहीं हूं। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जो बदलेगा उसके साथ हम सीखते जाएंगे जितनी मेरी जरूरत है। जैसे मैं कंप्यूटर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, पर मेरा काम चल जाता है बस, एंड आई एम हैप्पी विथ। मतलब मैं मेरे को लिखने का काम है, मैं लिख सकता हूँ, इसमें हिंदी में लिख सकता हूँ, अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, मैं ईमेल भेज सकता हूँ, मेरा काम बस इतना काफी है। हमको बहुत चीजें नहीं आती है, आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे ये कहीं शर्म नहीं आती कि यार वो तो मुझे नहीं आता, वो तो मुझे नहीं है, क्यों, मुझे जरूरत क्या है? सब कुछ कैसे जान सकता हूँ मैं? अपनी जिंदगी को ठीक चला लूं, इतना काफी है ना? तो लेट्स डील विथ इट, लेट्स बी इजी विथ इट, दैट्स व्हाट आई वुड से। टेक्नोलॉजी का जहां यूज हो सकता है जरूर करें, बट टेक्नोलॉजी आई मीन दिस इज मेकिंग ह्यूमन बीइंग स्मॉल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। We are far bigger than what technology is trying to do to us. So let's keep that in mind. Yeah. नमस्ते सर। आई थिंक अब इधर आना। हेलो। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जो हाँ कंपैरिजन हाँ, के चलते बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लूज होता है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? सुप्रभा। सुप्रभा। जी। हाँ, ओके सुप्रभा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम सो हैप्पी विथ योर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। सी द दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉडर्निटी, कंपैरिजन। ये एक रोग है, एकदम बड़ा रोग है, कि हमारी सफलता, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम कहां हैं, इसका मापदंड कंपैरिजन हो गया। और कंपैरिजन जो है वो हमको खत्म कर देता है। हम हमेशा या तो किसी से ऊपर या किसी से नीचे, यही है ना कंपैरिजन। जब नीचे होते हैं तो हमको उससे जेलसी होती है, हमको बुरा लगता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। जब ऊपर होते हैं तो एरोगेंस आती है और किसी और को जेलसी आती है। तो दिस पैराडाइम इज, ये गड़बड़ पैराडाइम है, ये बहुत पुराना पैराडाइम नहीं है। हमारे दादा दादी के समय में ये पैराडाइम नहीं था। अभी क्या हो, देखो समझो, हमको अगर कोई आप पूछोगे पवन जी आप कौन है, तो मैं बोलूंगा देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं अपनी बात करूंगा।
लेकिन मेरे दादा से आप पूछते आप कौन हो, तो वो बोलते हम इस गांव के रहने वाले हैं, हम ये धंधा करते हैं। उनका आंसर होता हम में, मेरा आंसर कैसे होता? मैं, है ना? और ये मैं इज इंडिविजुअलिज्म और कंपैरिजन गो हैंड इन हैंड। तो हमको ये कंपैरिजन पे तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, दिस इज वायलेंट, दिस इज बैड। हमको एज ह्यूमन बींग्स, आप और मैं आपको जानता नहीं, है ना? मैं खाली शक्ल थोड़ा देख रहा हूं, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन आई नो दैट यू एंड आई एंड एवरीवन सिटिंग इन दिस रूम, सब कोई, हम सब में बहुत कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हमको सबको रिस्पेक्ट चाहिए, हमको सबको सम्मान चाहिए। जब हमको सचमुच का सम्मान मिलता है, हमको सबको अच्छा लगता है। और जब मैं आपको सम्मान दूंगा सुप्रभा को, तो सुप्रभा को अच्छा लगेगा। ये मुझे पता है, मुझे जाके पूछने की जरूरत नहीं है सुप्रभा से। जैसे मुझे पूछना पड़ेगा आपको मीठा पसंद है सुप्रभा, तो सुप्रभा बोले नहीं मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे नमकीन पसंद। मैं नहीं बोल सकता यहां बैठ के कि आपको मीठा पसंद है कि नहीं है, आपको लाल रंग पसंद है कि नहीं है, आपको म्यूजिक पसंद है कि नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि सुप्रभा अगर उसको सम्मान मिलता है तो उसको अच्छा लगता है, और जब वो किसी का सम्मान कर पाती है उसको अच्छा लगता है, सचमुच में कर पाती है। क्यों? Because you are a human being, I am a human being. So I know this about myself and I know this about you. हमको जाके पूछने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आपको, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपको अच्छा लगता है। आपकी चाहत है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मेरी भी चाहत है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ये हम सब का कॉमन है, हम सब में। इसमें हमारा कोई, इस जब कॉमन होता है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं। There is no comparison when there's commonality. ये बात को पकड़ना चाहिए। तो डिफरेंसेस जो होता है, और डिफरेंसेस भी दिखने वाले पक्ष में, आपका कपड़ा मेरा कपड़ा, आपकी डिग्री मेरी डिग्री, आपका पैसा मेरा पैसा, आपका जॉब मेरा जॉब, ये दिखने वाला है। ये दिखने वाले में हम कंपैरिजन करते हैं, यहीं पे प्रॉब्लम है। हमको जो नहीं दिखने वाला पक्ष है, ये जैसे समान है, ये नहीं दिखता है, ये अंदर में हमको फील होता है, दिखता नहीं है। हमको हम आप पे विश्वास करते हैं। अगर मैं आप पे विश्वास करूं, आपको अच्छा लगेगा कि पवन जी मेरे को विश्वास करते हैं। और अगर मुझे ये भरोसा हो जाए कि मैं सुप्रभा पे विश्वास कर सकता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही आपके साथ भी होगा, ऐसा ही हम सबके साथ होगा। तो ये जो है, ये दिखने वाला नहीं, ये फील करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। इसमें हम सब कॉमन है। शिक्षा जो है, ये भी इसी से जोड़ के देखिए। नॉलेज जो है ना, नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज, अगर सचमुच का नॉलेज है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। और हमारे को, बच्चे को इसी तरफ मोड़ना है कि ये जो आंख से कान से दिखने वाली चीज जो नहीं है, जो महसूस और समझने वाली चीज है, उस तरफ हम शिक्षा को मोड़ दें, उस तरफ हम ध्यान उसका ले जाएं बच्चे का, तो काम हो जाए। उसमें रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो कंपैरिजन से मुक्त हो जाएगा, वो दूसरे से कंपेयर करेगा ही नहीं। बिकॉज वी आर ऑल डिफरेंट इन मेनी थिंग्स। यू नो, आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, सबकी शक्ल अलग अलग होगी, उसमें कंपैरिजन क्या है? अलग अलग है। आपका रंग अलग है, मेरा रंग अलग, उसमें कंपैरिजन क्या है? अलग अलग है। आपकी हाइट अलग है, मेरी हाइट अलग है, अलग अलग है। उसी तरह से आप कोई स्कूल में गए, मैं और कोई स्कूल में गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नॉलेज इज द रियल थिंग, हेल्थ इज द रियल थिंग, जो आपके अंदर होता है। तो कैन वी टर्न शिक्षा को कंपैरिजन, जहां जहां कंपैरिजन हो रहा है, वहां से थोड़ा अपने एक घंटी बजना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। कैन वी टर्न इट टुवर्ड्स नॉन कंपैरिजन? उपदेश देके नहीं, बट उस जगह ध्यान ले जाओ जहां कंपैरिजन है ही नहीं, है ही नहीं। तो उस पे हम लोग, मतलब दैट्स अनदर वेरी बिग टॉपिक, यू नो, बट you are so right and I completely agree with you that comparison is the problem of this age. आज की दुनिया का प्रॉब्लम ही कंपैरिजन का है। हम लोग दूसरे
जो रियल है ना उसको हम नहीं देखते। जैसे देखिए खाना लेते, एक एग्जांपल लेता हूं, खाना, हम सब खाना खाते हैं। खाने के दो एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है उसका स्वास्थ्य का एस्पेक्ट, हेल्थ का एस्पेक्ट, ये खाना हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है टेस्ट, टेस्ट, स्वाद है कि नहीं। स्वाद जो है वो दिखने वाला पक्ष है, हेल्थ जो है वो दिखने वाला पक्ष नहीं है, वो होने वाला पक्ष है। तो अगर हम बच्चे को फूड के बारे में बता रहे हैं तो हमको ये बताना चाहिए ये फूड के दो एस्पेक्ट है, एक टेस्ट जो आपका जीभ से आएगा और एक हेल्थ जो आपको महसूस होगा। तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए, अगर आपको चॉइस करना हो कि भाई हेल्दी या टेस्टी, तो आप बोलेंगे हेल्दी तो होना चाहिए। हेल्थ के बाद उसमें टेस्टी डाल सकते हैं, उसको टेस्टी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेल्थ पे ध्यान ही नहीं है, खाली टेस्ट पे ध्यान है, तो वो खाना आपको गड़बड़ भी कर सकता है। तो जब फूड की बात हो, खाने की बात हो, तो हमको हेल्थ को प्रोमिनेंस देना चाहिए। ये हेल्थ का जो एस्पेक्ट है वो कॉमन टू ऑल है। टेस्ट जो है हर आदमी का अलग अलग होता है। आपको मीठा पसंद है, मुझे नमकीन पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन प्रोमिनेंस किसको देंगे, हेल्थ को। तो हम पढ़ाएंगे तो हम प्रोमिनेंस किस चीज को देंगे, उसका जो नॉलेज का एस्पेक्ट है उसको। बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हम उस पे फोकस करेंगे, रादर देन वो कितने स्मार्टली बोल रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। ये कंपैरिजन वाले एस्पेक्ट को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो कंपैरिजन इज किलिंग, कंपैरिजन इज वायलेंट, ये तो बिल्कुल एकदम पक्की बात है। आज की दुनिया में इसको प्रमोट किया जाता है, इसी से आपका बाजार चलता है कि आपका मोबाइल फोन, मेरा मोबाइल फोन, कौन सा ज्यादा महंगा है, कौन से ज्यादा फीचर है, ये सब कंपैरिजन पे चल रहा है। आपका काम चलता है उस मोबाइल फोन पे, पर आपको एडवर्टाइजमेंट में वाले लोग बोलते हैं नहीं नहीं देखो वो उससे बेटर है, वो लेके आओ। बेटर मतलब क्या, कंपैरिजन में। सो ये तो गेम चल रहा है हर जगह। वी हैव टू अवॉइड कंपैरिजन एज फार एज पॉसिबल। दैट इज द, दिस इज वेरी वेरी, मतलब ये इस पे बहुत हम लोग, वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट दिस, बट राइट नाउ द टाइम इज नॉट देयर, तो मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा। लेकिन ये एक्सीलेंट तुमने प्रश्न किया, आई एम वेरी हैप्पी। Quarter to 1. शिक्षा से broadly। हाँ, सर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन किसी का कुछ है तो सर एक और सवाल ले सकते हैं या फिर अभी के। अच्छा हाँ ले लो, एक ले लो बस लास्ट, हाँ ठीक है। तो सर एक सवाल था कि मतलब छोटे बच्चों का कैसे हम लोग जो क्लास सेकंड या क्लास 3 के हैं उनका कैसे हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं शिक्षा के लिए। उनका जो एक समस्या आ जाता है जैसे उन्मुख, ये मतलब थोड़ा उन्मुक्त से रिलेटेड है। हम लोग पोस्ट स्कूल पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनका रहता है कि हम तो स्कूल में पढ़ के आ गए इतना टाइम तक, अब उसके बाद हमारे माँ-बाप हमको ट्यूशन भेजते हैं किताबी ज्ञान के लिए, अब फिर उसके बाद उन्मुक्त में भी आकर पढ़ें तो हम थक जाते हैं। और बात एकदम उनकी सही है। तो हम लोग उनको ज़्यादा नहीं, पहले जैसा करते थे, हम उनको खेलने के लिए छोड़ देते थे कि तुम लोग खेलो, जितना खेल सकते हो, क्योंकि वो उनको समय नहीं मिल रहा है। और हम उस तरीके के गेम्स उनके लिए बना दिए थे कि जिससे उनकी नॉलेज बढ़ रही है। बट फिर उसमें यही लगा कि बच्चों को भी और माँ-बाप को कि यार ये तो कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों है? ये तो खेल रहे हैं। तो ये एक सवाल आया था
अब्दुल हम्म, भाई हैं, उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं, इसका आप लोग साथ में मिलके सोच सकते हैं। ये मेरा समझ है कि जो वो स्कूल में कर रहे हैं, उससे आप लोगों को पहले तो फ़ैमिलियर होना चाहिए कि ये बच्चा जो मेरे पास आ रहा है, ये स्कूल में क्या कर रहा है या क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, जो भी कर रहा है। और उसको थोड़ा-सा आप ये एनालाइज़ कीजिए कि वो जो स्कूल में कर रहा है, उसका कितना उसको समझ में आ रहा है, कितना उसको समझ में नहीं आ रहा है, कितना यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है। ये अगर आप एक बार देख लेंगे इस चीज़ को, तो उसके बाद आप उसी से जोड़ करके कुछ खेल करवाइए, अगर हो सके तो। उससे छोड़ करके कुछ कहानी, कुछ कविता या इस तरह की कोई चीज़ जो उससे रिलेटेड हो, जो वो स्कूल में कर रहा है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप वो मैं मेरा ये मानना है स्कूल में जो कुछ वो बच्चा कर रहा है, उसमें से शायद 10% उसके अंदर जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा है ना? तो हम उसको क्या 10% की जगह उसका जो नॉलेज का एस्पेक्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो 10% को क्या हम 40-50% कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं? आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। उसको बिना बोले आप ये थोड़ा एस्टिमेट करिए, अनुमान लगाइए कि वो स्कूल में कर क्या रहा है, मैथ्स में क्या कर रहा है, भाषा में क्या कर रहा है। उसी चीज़ को ज़रा मज़ेदार ढंग से उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं क्या? उसको और अ, उसका कुछ और डायमेंशंस उसको समझ में आ जाए बच्चे को, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? और कर सकते हैं। अगर हमको वो चीज़ हो कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल से हम लोग आई मीन आई कैन शो यू बेटर बट ये पॉसिबल है। पर पहले हम उससे फ़ैमिलियर हो जाएँ कि वो स्कूल में कर क्या रहा है, हो क्या रहा है उसके साथ। और उसी को अगर हम होते तो हम क्या करते? वो जो हो रहा है, हम होते तो हम कैसे डिफरेंट करते उसको या क्यों और उसमें क्या जोड़ सकते थे? कैसे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते थे? मान लो वो उड़िया पढ़ रहा है और मैथ्स भी पढ़ रहा है और साइंस भी पढ़ रहा है, जो भी कुछ पढ़ रहा है, क्या हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्लास में यहाँ पे जिससे कि उसके बीच में उसको संबंध दिखाई दे। उसको एक चीज़ इधर पढ़ रहा है, दूसरा सब्जेक्ट में कुछ और पढ़ रहा है। कैन वी कनेक्ट द 2? इज़ इट पॉसिबल? So, and can we do something through stories? Stories is a देखिए कहानी से बढ़िया बच्चे के लिए कोई चीज नहीं हो सकती है ना। खेल और कहानी, कहानी में बच्चे को बहुत कुछ समझ में आता है। सो कैन हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम अपनी ट्रेडिशनल स्टोरीज कुछ ढूंढ के लाएं, है ना, जो हमारे जनरेशन से आती है ना, उस इलाके में ऐसी कुछ स्टोरीज, ऐसे कुछ कविताएं, ऐसे कुछ गीत, ऐसे कुछ चीजें जिसमें बहुत कुछ ज्ञान का भी अंश है, ये हम कर सकते हैं। और मैथ्स अगर है तो मैथ्स के कुछ खेल बना सकते हैं। हम कुछ भाषा पे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है भाषा को लेके, और उसके भी खेल बन सकते हैं। तो कुछ इस तरह का खेल हो जिसमें कि बच्चा कुछ और भी सीखे, समझे और चीज़ों के कनेक्शंस जोड़े। कनेक्शन से आई होप तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे हम लोग शुरू-शुरू में जब मैं पढ़ता था तो हम लोगों को मैथ्स में टेबल्स रटाई जाती थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 ऐसे टेबल्स रट जाते थे। ठीक है, रट गए। बाद में उसके टेबल्स के बीच में और एडिशन मतलब जोड़ के बीच में कनेक्शन बैठ गया कि 2 तिया 6 इज द सेम एज 2 प्लस 2 प्लस 2 6 होता है और 3 प्लस 3 6 होता है। ये बाद में समझ में आया। तो कनेक्शन बैठा बिटवीन द टेबल्स एंड मैथ्स एडिशन। तो हमको एक नई समझ मिली। ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिक्षा में। हम 2, 3, 4, 5 चीजों को जब जोड़ करके एक नई समझ बनती है, दैट इज नॉलेज। सो कैन वी डू दैट फॉर द किड्स? ये हम सोचें इस पे, तो आप कर पाएंगे। खेल करवाइए, लेकिन खेल में कुछ और भी सीख ले। खेल फॉर फन ऑल्सो इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खेल के साथ कुछ और जोड़ सकते हैं क्या? भाषा पे खेल, गणित पे खेल,
कहानी के द्वारा, इस तरह की कुछ चीजें हम कर सकते हैं। सर एकदम लास्ट सवाल और है, क्योंकि सब टीचर्स हैं यहाँ पे, कौन कौन सी किताब मतलब आप चाहेंगे कि टीचर्स को बिल्कुल पढ़नी ही चाहिए, और मतलब शिक्षा के ऊपर कुछ मतलब 2 या 3 किताबें, 3 जो आपके मोस्ट फेवरेट हैं? बहुत सारे दिमाग में आ जाता है। लेट मी थिंक, मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सोच के बताऊंगा। हाँ, हाँ, मतलब जैसे एक तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि नई तालीम है, और मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है टोटो चैन, तो ये हम्म। पढ़ने के लिए। और द ब्यूटीफुल देखिए, ट्री। पढ़ने से भी ज्यादा श्वेता ये है कि आप पढ़ने के बाद उस पर डिस्कशन करें। हमने ये पाया है, एक ही चीज 4 लोग पढ़ते हैं, लेकिन चारों लोग वो सेम, क्या कहते हैं उसकी जो माने उसकी डेप्थ में कितने लोग जा पाते हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, परसेप्शन भी अलग रहता है, क्योंकि राइटर हाँ, अपने तरीके से या लिखते तो हैं, मैंने अपने तरीके से आप टोटो चैन पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए, लेकिन उसके बाद हैव अ डिस्कशन एंड अच्छा लंबा डिस्कशन चलाइए। कोई जरूरी नहीं है एक ही दिन में खत्म करना। उससे क्या है, द होल एंटायर थिंग इज ध्यान आकर्षण। देखिए, 2 चीजें हैं ना। हम एक चीज तो मैं करके दिखा सकता हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिख के दिखा सकता हूं, देखो ये ए है, ये बी है, ये लिख के मैंने दिखाया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं लिख के करके नहीं दिखा सकता, वो ध्यान आकर्षण से ही होता है। उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल जो ट्रेडिशन में दिया गया है, मान लीजिए चंद्रमा है आकाश में, और मुझे बच्चे, एक तारा है, चंद्रमा को छोड़ो, एक तारा है या एक प्लैनेट है, हमको बच्चे को दिखाना है। तो हम ले जाते हैं उसको, और मैं उंगली करता हूं, देखो वो जुपिटर है, वो बृहस्पति है, ऐसा मैं बोलता हूं। अब बच्चे को देखना पड़ेगा ना उस जुपिटर को। मैं जहां इशारा कर रहा हूं, बच्चे को वो देखना पड़ेगा। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम बच्चे को जुपिटर दिखाई दे। मैं तो इतना ही कर सकता हूं, मैं बोलूंगा, मैं इशारा करूंगा, पर देखने का काम किसका है? जब तक वो देख नहीं पाएगा, ध्यान नहीं देगा, तो उसको दिखाई नहीं देगा। सो शिक्षा इज अ टू वे प्रोसेस। एक आदमी जो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा ध्यान दिलाने का, और दूसरे जो जो पढ़ने वाला है उसको उधर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हमारा काम एज टीचर्स है कि हम ध्यान आकर्षण करें। जैसे छोटे बच्चे का आपने बात किया, हम ये कई बार करते थे कि हम बच्चे क्लास में बैठे, हमने उनको बाहर भेजा, और मैंने बोला कि कितने, मान लो 10 बच्चे हैं, कि भाई सब लोग बाहर जाओ 2 मिनट के लिए, और बाहर अंदर आके मुझे 10 चीजों का नाम बताना जो तुमने देखा। तो एक बच्चा 10 चीज का नाम बताया, दूसरे ने भी बताया, तीसरे ने भी बताया, ऐसे 10 बच्चों ने 100 चीज का नाम बता दिया। हमने बोर्ड पे लिख लिया। फिर हमने कहा, अब ये 100 चीज तुमने देख ली, अब दोबारा जाओ, और ये 100 चीज नहीं, कुछ और देख के आओ। अब वो आते हैं, फिर से वो कुछ चीजों का नाम बताते हैं। अब मैं ये पूछता हूं, ये जो चीज का नाम तुम अभी बता रहे हो, ये पहले थी कि नहीं वहां पे? ये क्लास 2 क्लास 3 के बच्चे के साथ भी आप कर सकते हैं। ये पहले थी कि नहीं थी? हाँ थी। तो पहले देखा नहीं? हाँ दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ध्यान नहीं दिया। अभी ध्यान गया तो वो दिखाई दी। वो चीज थी, पर आपने, आपके आंख के सामने थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपको दिखाई नहीं। ऐसे ही कान से भी हो सकता है। आप बैठो, बच्चे को बोलो ध्यान से सुनो क्या है आसपास, फिर उनसे पूछो क्या क्या सुना, ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान से सुनो, तो उनको कुछ नई चीज, कोई नई आवाज सुनाई देगी। वो आवाज पहले भी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो उनको ये बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी पहली बार, कि ध्यान दिए बिना न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न स्वाद आता है। ये ध्यान देने से बहुत
ये सबसे पहली शर्त है किसी भी चीज को समझने के लिए। और ध्यान कौन देगा? टीचर नहीं देगा, ध्यान बच्चे को ही देना होगा। तो अब ये बात साफ हो जाती है इसके बाद कि हमारा काम एज अ टीचर है कि हम वो चीज जो है, जो बच्चे को समझाना चाहते हैं, बच्चा भी उस तरफ ध्यान दे। इसके लिए हम क्या करें? वो हर चीज को हम करके नहीं दिखा सकते। वो ध्यान देगा तो समझ में आएगा बच्चे को। इस तरह का मानो कि भाई आप एक गुफा है, और गुफा में आप बाहर बैठे हो, गुफा से, और बच्चा गुफा के अंदर है। आप खाली बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हो, देखो सीधा जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, देखो कुछ दिख रहा है क्या? वो दिख गया उसको। ये जो बात होती है, ये है नॉलेज। सो वी एज टीचर्स हैव टू ये स्किल डेवलप करना है कि हम बच्चे का ध्यान आकर्षण कर सकें, ड्रॉ कर सकें अटेंशन टुवर्ड्स दैट वी वांट द चाइल्ड टू सी। तो अभी 2 एग्जांपल दिया आपको, कान का और आंख का। इसी तरह और भी चीजें आप सोचिए कि ये कि वो ध्यान दे, ये हम कर सकते हैं क्या? अगर वो ध्यान देगा तो उसको हर चीज धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी खुद, पर ध्यान उसको देना पड़ेगा। और आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि उसका ध्यान जाए उस तरफ। तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको तरीके ढूंढने हैं कैसे किया जाए। और ये करने की प्रक्रिया में आपको भी इंटरेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब जो सब्जेक्ट अभी टीचर का जॉब इतना बोरिंग हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वही किताब हर साल पढ़ा रहे, बोरिंग हो जाता है। लेकिन ये करोगे आप तो एवरी डे विल बी अ न्यू डे। ठीक है? थैंक यू पवन जी, थैंक्स अ लॉट। Okay, I hope it was useful, and अ लॉट sometimes सर। I think, हाँ, चलिए, thank you everyone. थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट Right, फॉर जॉइनिंग अस, एंड okay, इतना अच्छे से आपने समझाया। आधा घंटा हमने आपका और ज्यादा ले लिया कोई तो बात नहीं, इसलिए ठीक है, okay, thank you, bye, bye, बाय बाय सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर।